हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूँ, तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के गणित में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी और कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है 2 साल 4 महीने के लिए 7500 रुपये पर निकटतम रुपए में 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब मूलधन दिया गया है। तो मूलधन कितना दिया गया है? 7500 रुपये मूलधन दिया गया है। ठीक है, मूलधन 7500 रुपये है। समय क्या है? समय नहीं, सबसे पहले यहाँ रेट देख लेते हैं। रेट कितना दिया गया है? रेट क्या है? 12% प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है, मतलब एक वर्ष में 12% रेट लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे दो टाइम क्या है? टाइम दिया गया है 2 साल 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ्स। ठीक, अब 2 साल 4 मंथ हैं, तो अब ये जो 2 साल है ये तो साल ही रहेगा, इसी के हिसाब से 12% के हिसाब से रेट लगाएंगे। लेकिन ये जो 4 महीने हैं इसको भी हम क्या करेंगे? साल में बदल देंगे। तो अब देखिए, 12 मंथ बराबर क्या होता है? 12 मंथ बराबर क्या होता है? 1 साल होता है। 1 साल होता है ना, इसलिए 1 मंथ बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 साल। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को दिक्कत है कन्वर्ट करने में, तो वो भी कर लेगा। 4 मंथ बराबर क्या होगा? 4/12 साल। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। कितना आ गया? 1/3 साल आ गया। ये जो 4 मंथ था ना, इसको हम 1/3 साल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/3 साल बोलेंगे। अब हम जो नया समय आपको बताते हैं, वो नया समय क्या हो गया? नया जो टाइम हो गया वो हो गया 2 साल 1/3 साल। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 2 साल है, इसमें मतलब 1 साल तो 12% लगेगा, दूसरे साल भी 12% ब्याज लगेगा। लेकिन जो ये 1/3 साल है, मतलब 4 मंथ के लिए कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? तो जो 1/3 साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो लगेगा, मतलब 1/3 साल के लिए वो क्या लगेगा? इसका 12% का 1/3 कितना आ जाएगा? 4%। ठीक, मतलब कि ये जो 1/3 साल के लिए जो ब्याज लगेगा ना, वो 4% लगेगा। और बाकी जो 1 साल के लिए लगेगा और अगले साल के लिए लगेगा, मतलब 2 साल के लिए लगेगा, वो 12% लगेगा। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ मेथड कैसे करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आपको वो ट्रेडिशनल मेथड ना करके मैं आपको कुछ ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो 7500 रुपये है, ये 7500 रुपये है ना, इस पर हम 12% के हिसाब से रेट लगाएंगे। ठीक है, तो पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हम निकालेंगे। तो इसके 12% के हिसाब से क्या आएगा? यहाँ से ऐसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 009, मतलब पहले जो साल ब्याज आ रहा है, पहले साल जो ब्याज आ रहा है वो 900 आ रहा है। क्या आ रहा है? अब ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है? वो 900 रुपये आ रहा है। ठीक है, 900 रुपये आ रहा है। अब दूसरे साल देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जो पहले साल का जो ब्याज निकला है ना, उस पर भी दूसरे साल ब्याज लगता है। और जो मूलधन तो था ही, उस पर ब्याज लगेगा। मूलधन क्या था? 7500 रुपये था। 7500 पे तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन अब 900 पे भी ब्याज लगेगा। तो जो दूसरे साल ब्याज लगेगा वो किस रेट से लगेगा? वो 12% के रेट से लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, 7500 पे तो ब्याज लगेगा ही, मतलब जो मूलधन दूसरे साल के लिए जो मूलधन हुआ, दूसरे साल के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो मूलधन होता है दूसरे साल के लिए वो 7500 तो हुआ ही। ठीक है, 7500 तो हुआ ही, लेकिन प्लस 900 रुपये और हो गया। ठीक है, 900 रुपये और हो गया। अब इन दोनों पे ब्याज लगेगा ना दूसरे साल, तो अब दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा ये हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए,
साल का जो सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा, सेकेंड ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 7500 जो मूलधन है उस पे 12% के हिसाब से जो ब्याज लगेगा वो 900 तो आएगा ही, 900 तो आएगा ही। अब इस 900 पे जो पहले साल का जो ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा 12% के हिसाब से, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 900 गुणे 12 क्या करेंगे तो 108, कितना हो जाएगा 108, इस तरह से निकालेंगे, ठीक, 12% के हिसाब से, मतलब 7500 पे तो लगा ही और ये 900 पे भी लग गया, ठीक। अब क्या है, अब जो है तीसरे साल नहीं है यहाँ पे जो 4 महीने बचे ना, अब 4 महीने बचे, अब देखिए 2 साल का तो हमने निकाल दिया ब्याज, लेकिन अब जो 4 महीने बचे उसका निकालेंगे, ठीक। अब ये जो 4 महीने बचे इसके लिए मूलधन क्या होगा पहले ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए जो मूलधन होगा वो देखिए इसके लिए जो 4 मंथ के लिए जो मूलधन होगा ना, वो मूलधन क्या होगा, देखिए 7500 रुपये तो पहले का था ना, पहले का था 7500 रुपये, प्लस अब ये भी 900 भी, अब ये भी 900 भी, इस पे भी लगेगा ना ब्याज, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 900 भी, अब इस पे भी 108 पे भी, ठीक है। अब ये टोटल क्या हो गया, ये 4 मंथ का इतना हो गया, इतना इसका मूलधन हो गया, पूरा टोटल हो गया ना 4 मंथ के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, ये पूरा टोटल हो जाएगा। अब उन सब पे लगेगा ब्याज, ठीक है, उन सब पे ब्याज लगेगा, तो कैसे लगेगा, देखिए 7500 पे अगर हम देखिए आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सबको जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन हम अलग अलग निकालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ जाता है। अब 7500 के हिसाब से अगर हम कितने प्रतिशत के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, भाई 4% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे 4 महीने के लिए, ठीक है, 4% के हिसाब से। तो अगर हम 7500 को इस तरह से करें, 7500 गुणे 4/100 कट गया ना, अब कितना आया 5 जा 20 300 रुपये, मतलब 7500 का अगर हम 4% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो 300 आएगा, तो मतलब कि जो 4 मंथ का जो ब्याज है, 4 मंथ का जो ब्याज है वो क्या आ जाएगा, 7500 का 300 हुआ। अब 900 कितना होता है, 1800 होता है ना, तो 900 1800 के हिसाब से अगर हम 4% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 72, ठीक है, इतना आया, ठीक, 4 8 18 चौके 72। अब आगे अब 108 के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, भाई हमने इसको ऐड करके ही निकाल दिया, अब 108 के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, तो अब 108 के हिसाब से चलिए कहाँ पे रफ काम करें, यहाँ पे रफ काम करते हैं, चलिए 108 के हिसाब से हम ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 1 4 और उसके बाद ये आ गया, ठीक है, 4.32 यहाँ पे आएगा 4.32। हमारे पास क्या हो गया है, पहले साल का ब्याज 900 आ गया है, दूसरे साल का ब्याज 900 प्लस 108 आ गया है, और चौथे मंथ का ब्याज जो आ गया है, मतलब 4 महीनों का जो ब्याज आ गया है वो 372 और 4.32, ठीक है। तो अब इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ये देखिए ये इस ब्याज को ऐड करेंगे, ये ब्याज को ऐड करेंगे, इस ब्याज को ऐड करेंगे और इस ब्याज को ऐड कर देंगे, मतलब 900 इस सब को ऐड करेंगे। अगर इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सबको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2284, ठीक है। तो 2284 दशमलव करके कुछ आएगा, और हम दशमलव करके आगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपके निकटतम, क्या पूछा है, निकटतम पूछा है, तो निकटतम क्या है 2284 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अब ये देखिए इतना लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्या करेंगे, अब जो है इसमें आप शॉर्ट कर देंगे, इसमें आप खुद से शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे खुद से शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे आप खुद से शॉर्ट कर देंगे, ठीक। तो लेकिन यह क्या था ना, मुझे ये सारी चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करनी ही थी क्योंकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, मतलब 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति P और Q, मतलब P और Q कोई 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। पी की आयु निकालनी है कि पी की आयु कितनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले हम लिख लेंगे पी और क्यू। पी और क्यू लिख लिया। अब क्या करेंगे? इनकी अनुपात लिख लेंगे। कैसे? 3:2। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात था। कितना? 6 वर्ष पूर्व। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई अनुपात रहा होगा, अभी इस टाइम, अभी ये वर्तमान का अनुपात है, ठीक है, वर्तमान का। तो वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से हम क्या करेंगे? 6 वर्ष पूर्व यहाँ पे लगा देंगे। 6 वर्ष ये लगा दिया, 6 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में मान लीजिए एक्स और वाई है, कुछ उसका मतलब नहीं। अब 4 वर्ष बाद, किससे? वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8:7। 8:7। अब इसको क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ 8 और 7 का डिफरेंस अगर 1 है तो 3 और 2 का भी डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे भी 1 है, हमें जो है डिफरेंस यहाँ पे कितना मिल गया है? 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब हम 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। वही सेम चीज़ 7 में से 2 को घटाने में क्या आ रही है? 5 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये यूनिट टोटल बन रहा है, जो वर्षों का जो गैप बन रहा है, वो 5 यूनिट बन रहा है। क्या बन रहा है? 5 यूनिट बन रहा है। तो अब ये जो 5 यूनिट है वो बराबर किसके है? ये 6 + 4, 6 + 4 वर्ष के हैं। किसके हैं? 6 + 4 मतलब 10 वर्ष के हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। और यहाँ पे क्या पूछा है? पी की आयु क्या है? इसका मतलब वर्तमान की आयु पूछी है। तो अभी हम क्या करेंगे? चाहे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट बराबर अगर 2 है तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी रहेगी? 3 × 2 मतलब कि 6 वर्ष। पी कितने साल का? 6 वर्ष पहले था, 6 वर्ष था। ठीक है, अब अगर 6 वर्ष पहले 6 था तो अब 6 वर्ष बाद कितना होगा भाई? 6 इसमें ऐड होंगे तभी तो 6 साल बाद की आयु निकलेगी। तो 6 साल बाद की आयु जो अभी वर्तमान में आ गई वो कितनी आ गई? 12 वर्ष। कितनी आ गई? 12 वर्ष। अब हम देखिए नीचे से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है तो हम 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष, जो कि 4 साल पहले हैं। अब 16 वर्ष 4 साल पहले हो गई, तो अब फिर 4 साल अगर 16 में से 4 साल घटा देंगे तो अगेन 12 हो जाएगा। चाहे आप इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आ गया आंसर हमारा क्या? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल मेथड था और मैंने जो आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संख्याओं की निम्न सूची। संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31। ठीक है, ये संख्या दी गई है। इसका क्या पता करना है? माध्य का पता करना है, मतलब मीडियन पता करना है। तो मीडियन कैसे पता करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो दी गई संख्या है इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, मतलब आरोही क्रम में रख देंगे। कैसे? देखिए सबसे छोटा क्या है? 31 है, तो 31। उसके बाद क्या है? 53 है, उसके बाद 55, फिर 56, फिर 56 के बाद 59 रख, फिर 61 और 69। टोटल इसमें पद कितने हैं? टोटल पद देख लीजिए कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? 7 है। तो अब ये देखिए ये क्या है? ये विषम है ना, तो विषम में क्या फॉर्मूला लगता है? मीडियन का, माध्यिका निकालने का विषम में फॉर्मूला लगता है। जो भी पद है, ठीक है, अगर विषम पद है तो उसमें क्या करेंगे? विषम पद को यहाँ लिखेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे और प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे बटे 2। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माध्यिका।
ठीक है, माध्यिका हो जाएगा। अब 7 एक 8, यहाँ पे चौथा पद कौन सा है इसमें? फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या है? 56 है। 56 क्या है? इस पूरे दी गई संख्याओं का मीडियन है। क्या है? माध्यिका है। ठीक, तो इसमें 56 कहाँ आ रहे हैं? 56 ये ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक, तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आओगा। अगर विषम संख्याएं ये हैं तो अगर हम इसी क्वेश्चन में आपको ये बताएं कि सम संख्या का कैसे निकलेगा। विषम संख्या का तो आप देख लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए सम संख्या वाला। अगर हम सम संख्या बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जो पदों की संख्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे 71। ठीक, अब क्या होगा कि इन सब की संख्या कितनी हो गई? सबकी संख्या कितनी हो गई? टोटल पद कितने हो गए? टोटल पद हो गए 8 पद हो गए। और 8 का हम आधा करेंगे तो 4 आएगा ना, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा। तो अब इसका जो माध्यिका होगा, सम संख्या वाला जो माध्यिका होगा, वो हो जाएगा 4 वाला पद, ठीक है, 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। कितना आ रहा है? 4वां पद क्या है? 1 2 3 4, 56 प्लस 5वां पद क्या है? 59 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे ये टोटल संख्या अगर सम संख्या है तो सम संख्या वाला आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में विषम संख्या का और सम संख्या दोनों का ही ट्रिक बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, P 1600 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 1840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी? ये पूछ रहा है। मतलब कोई एक पी है, वो 1600 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और उस 1600 रुपये में वस्तु जो खरीद रहा है, उसके बाद जब उसको बेच रहा है तो उसको क्या 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर वो 1600 रुपये में जो खरीद रहा है, अगर बेचे वो 1840 रुपये में, तो उसे कितना जो लाभ प्राप्त होगा, जो लाभ उस पर प्राप्त होगा, वो कितना अधिक प्राप्त होगा इस 10% से। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पे जो 1600 रुपये है, ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600 रुपये कॉस्ट प्राइस है। और पूछ रहा है कि जो 1840 रुपये में बेचे तो लाभ में कितना वृद्धि होगी। पहले तो हम 1840, ये जो सेलिंग प्राइस है 1840, इस पे हम निकाल देंगे लाभ कितना आ रहा है 1840 रुपये में बेचने पे। तो कितना आ जाएगा? लाभ प्रतिशत आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600 रुपये है, गुणे 100 और कितना यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 1840 में से 1600 को 40 और 240। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4 4 1 जा 4, 5 6 4 5 जा 20। मतलब यहाँ पे जो लाभ आ रहा है वो 15% का आ रहा है। मतलब कि अगर ये जो है 1600 रुपये में वस्तु खरीद रहा है, अगर वो 1840 रुपये में बेचता, 1840 रुपये में बेचता तो उसको 15% का लाभ होता। लेकिन वो कितने लाभ पर बेचा है? 10% का लाभ पर बेचा है। तो पहले 10% लाभ था, अगर अब ये 1840 रुपये में बेच रहा है तो 15% का लाभ पे बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि लाभ में कितना वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी हुई है? 10 से 15 तो हुई है, 10 से 15 हुई है, मतलब 5% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे ही क्वेश्चन जितने मैं करा रही हूँ, ये सारे ही आरआरबी एनटीपीसी के ही क्वेश्चंस हैं, कहीं इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं है, उसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और इन सब क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक मैथ्स का जो बेस है वो मजबूत हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह
कह रहा है? चलिए अब ये क्वेश्चन है कि इसको सरल करना है, ये दिया गया है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप कुछ लोग होंगे कि यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लेने लगेंगे, तो यहाँ पे 7 और 5 का आप एलसीएम मत लीजिए, कुछ आपको ट्रिक बता रही हूँ, बस उसी से इसको क्वेश्चन करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको करना है 5 2 जा कितना होता है? 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है, ठीक है, 10 लिख लिया। और उसके बाद 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है, 21 लिख लिया आपने। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 एक 3 हो जाएगा, 31 हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दें। अब यहाँ पे 31 आ गया था ना, 31 बट्टे कितना हो जाएगा? 7 और मल्टीप्लाई 5, ठीक। अब क्या करेंगे? ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसी सेम वे में इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि जब हम ये जो डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड को अगर हम इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? डिवाइड को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बोल देते हैं। अब आप सोचेंगे ये डिवाइड मल्टीप्लाई हम कैसे बदल गया? बदल जाता है कैसे? क्योंकि जब हम नीचे की संख्या को ऊपर, ऊपर की संख्या को नीचे करते हैं तो वो डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में बदल जाता है। अब इसी सेम वे में हमें क्या करना है? 7 2 जा क्या होता है? 7 2 जा 14 होता है ना, 7 2 जा 14। 5 2 जा क्या होता है? 10 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका मतलब 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 24 अपॉन, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, इसको इरेज करते हैं। 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये इक्वेशन तो बना, लेकिन इसको ये इसी तरह से बन गया, ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बना। लेकिन हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 हो गया, और ये 24 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 24 का यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब हम ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 7 ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होगा, 31 और 24 कैंसिल होगा। किसी भी टेबल में 31 और 24 एक साथ कॉमन नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो गया? 31 अपॉन 24। अब देखिए बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप से आप बच गए, आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। कुछ क्लूज पता चल गए कि आप इसके अपॉन में नहीं करना पड़ा, आप पलट दिए, आपको क्या कहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वहाँ पे समय बचता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 अंक की कोई संख्या होगी, 2 अंक की संख्या मान लीजिए 52 78 इस तरह से कोई संख्या होगी, लेकिन उन जो 2 अंक हैं इकाई पे और दहाई पे, मतलब इकाई पे और दहाई पे जो भी 2 अंक हैं उनके अंक कितने, उनके जो अंक हैं उनके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई पे जितने भी अंक हैं सबका आपस में योग कितना है? 9 है। मतलब 5 4 9 7 2 9 6 3 9 7 2 9, मतलब ये तो ठीक है। और मतलब जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे ये सारा ऑप्शन फुलफिल करता है पहली कंडीशन को क्वेश्चन के। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। अब मान लीजिए कि अंकों को जो उल्टा गया तो उस संख्या जो है जो अपनी ओरिजिनल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तित संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब ये संख्या रही होगी 54, ये रही होगी 27 और ये रही होगी 36 और ये रही होगी 72। ये जो है ओरिजिनल संख्या रही होगी, ठीक है। ये क्या रही होगी? ओरिजिनल संख्या रही होगी। अब क्या कह रहे हैं कि जब 2 अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। ये ओरिजिनल संख्या है, अगर हम इसको उलटते हैं, मतलब ये ओरिजिनल संख्या को उलटते हैं तो कितना हो जाएगा? 45। तब 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा 72। तो ये तो बढ़ जा रहा है ना, ये ऑप्शन में तो बढ़ जा रहा है, मतलब ये गलत होगा। और इसका क्या हो जाएगा? 63। ये भी बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है? कम हो रहा है ना, परिवर्तित संख्या तो छोटी है। अब यहाँ पे क्या, ये 72 है, 72 का क्या हो जाएगा? 27। अब देखिए ऑप्शन ए और डी में से ही कोई ना कोई सही होगा। तो हमें क्या करना है? चेक करना है पूरी कंडीशंस को कि घटाने पे 45 आए। आप देखिए यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे 54 को 45 में से घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा, तो 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर इसको 72 में से 27 घटाएंगे, मतलब इस परिवर्तित संख्या को घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 92 से 7 गए 5, यहाँ पे 5 हो गया, और ये कितना बचा, ये 6 बचे, 6 में से 2 गए 4, मतलब 45। ये सारी कंडीशन जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसकी जो सारी कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर रहा है। अब देखिए एक बार हम इसको आपको और समझा देते हैं। कैसे, कि कह रहे हैं कि 2 अंकों की जो संख्या का योग है वो 9 है। ठीक, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। पहले चेक कर लेते हैं 2 अंकों की जितनी भी संख्या यहाँ पे दी गई है क्या उनका सबका योग 9 है। हाँ, सबका योग इसमें 9 है। अब क्या है कि परिवर्तित संख्या ज्ञात करना है, तो परिवर्तित संख्या इसका मतलब ये लिखी हुई है, तो इसका जो ओरिजिनल संख्या होगी वो ये होगी, ओरिजिनल संख्या ये लिखी हुई। ठीक, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल संख्या लिख दी। अब कह रहा है कि जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। इसका मतलब कि ओरिजिनल संख्या से जो है जो परिवर्तित संख्या है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल संख्या से परिवर्तित संख्या कम होनी चाहिए, तभी तो 45 कम आएगी। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पलटा तो पलटने में ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन को चेक करेंगे, ए और डी को चेक करेंगे। अगर हमने ए को माइनस करने पे, देखिए यहाँ पे माइनस करने पे यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना कम होना है, 45 कम होना है ना, तो 45 कम हो गया। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल संख्या से जो परिवर्तित संख्या है 45 कम है, तो 45 कम किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो परिवर्तित संख्या कितनी है, परिवर्तित संख्या कितनी है, 27। तो परिवर्तित संख्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा किस तरह से करना है। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी मान के करेंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे, तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति 40 किलोमीटर पर आवर है और जल में नाव की गति 55 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल नाव की गति पता करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा की गति कितनी है, मतलब किस धार से जो धारा चल रही है वो धार कितनी है। ठीक है, वो धारा की जो गति है वो कितनी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन, मतलब पहले वाले जो इक्वेशन है, पहले वाला जो सेंटेंस बोला है धारा के प्रतिकूल नाव की गति, तो नाव की गति बताया है ना, धारा के प्रतिकूल का मतलब ये है कि धारा इस तरह से चल रही होगी, इस तरह से चल रही होगी, और नाव जो है इसके उल्टा चल रही है, मतलब नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है। तो नाव की गति को क्या करेगी, धारा क्या करेगी, कम करेगी ना, कि नाव की गति को क्या करेगी, धारा कम करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा की गति है, धारा की जो प्रतिकूल नाव की गति है वो कितनी है, 40 है। ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितनी है, 40 है। अब ये 40 आया कैसे होगा, ये 40 ऐसे आया होगा, ये देखिए नाव की जो गति होगी उसमें जो है उसमें क्या होगी, धारा ने अपनी गति उतनी निकाल ली होगी, क्योंकि उतना तो ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो इसने क्या किया होगा, उतना उसको ठेला होगा। तो यहाँ पे जो धारा की गति माइनस कर देंगे। ठीक है, धारा की गति हो जाएगी। ठीक है, धारा की गति। अब यहाँ से हमें नाव की जो गति है वो दी क्या गई है, नाव की गति दी गई है 55 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की गति कितनी है, 55 है, और ये यहाँ पे 40 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे धारा की गतियाँ, तो धारा की गति निकल जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, धारा की गति आ जाएगी, धारा की जो गति है 55 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, धारा की गति हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन है वो बना कैसे है, देखिए धारा के प्रतिकूल नाव की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के प्रतिकूल जो नाव की गति थी, मतलब धारा की ये जो इस तरह वाली गति थी, यहाँ पे ऐसे धारा चल रही थी और नाव ने क्या की, नाव ऐसे चल रही थी और धारा ऐसे चल रही थी, धारा ने क्या किया था, नाव की गति को कम कर दिया था। तो नाव की गति कब जब ये धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो प्रतिकूल चल रही है तो इसी तरह से होगा।
होगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है धारा के अनुकूल, अगर धारा भी इसी तरह डायरेक्शन में चल रहा हो और नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हो, नाव कैसे बना, नाव ऐसे बन गया, हाँ, नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हो तो धारा क्या करेगा, अपनी गति को नाव की गति में जोड़ देगा, तब नाव की स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो धारा की गति कितनी है, धारा की गति 15 है। ठीक है, धारा की गति 15 है और नाव की गति कितनी दी गई है, नाव की गति दी गई है 55। कितनी दी गई है, 55, यहाँ पे 55। तो अब यहाँ पे धारा के अनुकूल जो गति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 5 10 5 2 7, 70 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव की गति हो जाएगी। किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, अब धारा के अनुकूल जाएगा ना तो धारा भी अपनी गति को नाव में जोड़ देगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 क्या है, इसको सरल करना है, इसको गुणा करने के लिए बोला था। अब लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करने लग जाएंगे, लेकिन गुणा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम स्मार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। हमें जो है गुणा नहीं ना करके सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाना है और ऑप्शन में देखना है कि अच्छा ये सारे ऑप्शंस हैं। हम क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 में करेंगे। 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। अब 15 तो है, अब 15 देख करके आप क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाना है, 15 देख करके इसमें नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 16 है और 2 है, 16 है और 2 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि कुछ वहाँ से ऐड होकर के यहाँ पे आएगा, मतलब और जो ये पॉइंट है, पॉइंट से ऐड होकर के इधर आएगा, तो इधर जब आएगा तो वो एक चीज़ बढ़ जाएगा। तो जब ये एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको करके भी देख लीजिएगा, इस तरह से करके हो जाता है आसानी से। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 5.5 घंटे में तय की जाती है। यदि गति में 5.5 की वृद्धि होती है तो कितने समय की बचत होगी। अब यहाँ पे देखिए दो बिंदु हैं, देखिए मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, ए और बी दो बिंदु हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो कितने मतलब स्पीड से तय की जा रही है, कितने स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी इनका हमको डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, और हम डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणे चाल होता है ना, तो समय गुणे चाल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समय गुणे चाल को हम लिख देंगे, समय कितना है, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे है, तो 5.5 क्या करेंगे, 5.5 को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ना, 5 2 10, 1 + 11/2, तो इतना आ जाएगा ना, तो 11/2 घंटे हो जाएगा। और ये जो स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है, 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब 50 यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो गया, 25 हो गया, 11 5 जो 55, 11 2 22, 22 और यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस आ गया, ये कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया, किसका डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस आ गया। अब लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में, यदि गति में 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाए, गति कहाँ है, गति 50 है, और 50 में अगर हम 5 मीटर पर आवर की वृद्धि करते हैं तो कितनी हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी 55 हो जाएगी, नई चाल कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अब 55 को हम क्या करेंगे, तो कितने समय की बचत होगी। अब देखिए दूरी तो नहीं बदली है, लेकिन नई चाल बदली। अब यहाँ से हम नया समय निकाल देंगे। कैसे समय निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, दूरी होती है। तो अब दूरी कितनी आई है, दूरी 275 आई है, कितनी आई है, 275 आई है। और यहाँ पे जो नया स्पीड आया है हमारा, वो नया स्पीड कितना है, नया स्पीड है 55, तो 55 यहाँ पे बटे 55 हो जाएगा बराबर ये टाइम, यहाँ से टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 5 जो 55, 11 2 जो 22, 11 5 जो 55 और 5 5 जा, तो यहाँ पे जो नया समय हो जाएगा ना, वो नया समय कितना हो जाएगा, 5 घंटे का हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो जो कितने समय की बचत होगी, जो नया समय है इसमें क्या है, समय कम लग रहा है ना, 5.5 से 5 लग रहा है, तो कितने घंटे की बचत हो रही है, आधे घंटे की बचत हो रही है। आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट। देखिए ये हाफ एक्स्ट्रा है ना, यहाँ से एक्स्ट्रा है ना पहले वाले में, तो अब क्या करेंगे, आधे घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
30 मिनट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो √x प्लस 1/√x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब इसका मान ज्ञात करना है, ये जो दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान इन्हीं सब में से कुछ होगा। तो अब जो है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें उसी में पूछी हैं और उसी का ही एक्स्ट्रा मैं आप लेकर के पढ़ाऊँगी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जैसे मैं जीएस का पढ़ा रही हूँ तो उसको क्या कर रही हूँ, करंट अफेयर्स से रिलेट कर दे रही हूँ, आपका जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे √x और ये √x को हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमको √x की वैल्यू पता चलेगी, तभी हम √x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया x बराबर 7 माइनस 4√3। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। अब इसी फॉर्मेट में हम इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, अब देखिए x बराबर, देखिए 7 माइनस 4√3 पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे, इसकी तरह बनाएंगे। तो अब इसको तोड़ेंगे, इसकी तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 2 निकाल देंगे। तो 2 हमने निकाल दिया, ठीक है। अब 2 निकाल दिया तो क्या बचा भाई, 2 बचा ना, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 4 ये हो गया। अब यहाँ पे √3 हो गया। ठीक, अब ये जो 2 हो गया ना, ये किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसके बराबर, और a क्या हो गया, a2 हो गया। अब a2 हो गया और यहाँ पे ये b क्या हो गया, b √3 हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे ये प्लस ऐसे लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर का b स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 ही आएगा। कैसे, 2 2 ज़ा 4 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 होगा, इसका 4 होगा और इसका 3 होगा, तो 4 3 कितना हो, 4 3 7 होगा। ठीक है, 4 3 7 होगा, तो यहाँ पे 7 था। अब हम क्या किया है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 प्लस √3। कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको। अब इसमें चले जाएंगे, अभी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब ये x बराबर था, ठीक है। अब x को हम, अब ये जो √2 है ना, ये स्क्वायर का 2 है, ये जब इधर जाएगा तो इसको ऐसे बना देगा, √x बना देगा। ठीक है, √x बना दिया तो 2 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ से हमको √x की वैल्यू पता चल गई। √x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3 है। अब यही √x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। कैसे, सॉरी यहाँ से तो कट गया, कैसे रखेंगे, ये देखिए कैसे रखेंगे। देखिए √x है प्लस 1/√x है, तो √x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, यहाँ से हमने देख के लिख लिया। उसके बाद प्लस 1/2 माइनस √3। अब क्या करेंगे, 2 माइनस √3 प्लस, अब ये जो 2 माइनस √3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 2 प्लस √3 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और वही सेम मल्टीप्लाई हम नीचे कर दें तो क्या इफ़ेक्ट होगा, कुछ इफ़ेक्ट होगा, कुछ भी नहीं इफ़ेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल होके 1 ही तो आता है, मतलब 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 अगर कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब होगा यहाँ पे 2 माइनस √3, अब प्लस उसके बाद 2 प्लस √3 अपॉन, अब ये देखिए a स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और a माइनस बी, a प्लस बी को क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, अब 2 2 ज़ा कितना होगा, 4
और √3 का क्या होगा, √3 का 3 होगा, -3, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, चाहे नहीं लिखें कोई मतलब नहीं है, ठीक। 2 - √3 + 2 + √3 ये आ गया ना, ये आ गया। अब क्या होगा, ये एक इक्वेशन, ये मतलब एक बन गया इक्वेशन। अब इसको प्लस से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 2 + 2, 2 + 2 कितना होगा, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये सारे मेथड समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों से जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, ताकि उनको इसी तरह से मैथ्स के प्रैक्टिस वो हम कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 48, 60 और 96 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अब ये देखिए, ये जो संख्या दी गई है, इससे कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आता है, 12, 24, 48, 60 और 96, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 से ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 12 1 12, 12 2 24, 12 4 48, 12 5 60, 12 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 4 5 8। तो अब इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 × 2 × 4 × 5 × 8, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा, 480 आएगा। कितना आएगा, 480 आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 480। अब कोई ये जो सबसे छोटी कितनी पूछ रहा है, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होती है, बन गया, 1 2 3 4 5, हाँ, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ये 10,000, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 480 से भाग करेंगे। अगर ये 480 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 12 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, 48 से भी हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा, 96 से भी हो जाएगा। चलिए हम इसको भाग करके देखते हैं कितने बार में जाएगा। तो 0 0 2 8 16 4 2 8 9। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में 6 गए 4 और यहाँ पे 9, हाँ। अब उसके बाद ये जो 0 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ उतरेगा। देखिए अब यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 480 है। इसका मतलब अगर ये 480 होता तो इससे पूरा पूरा कट जाता, मतलब इसमें कितना कम है, 80 कम है ना कम है 80। इसका मतलब है कि इस वाले पूरे संख्या में 80 कम है। तो अगर इसमें हम 80 जोड़ देंगे तो ये 80 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कैसे, अगर हम 80 जोड़ दिए, अब यहाँ पे हमने 80 जोड़ दिया, ये संख्या बन गई, ठीक है। तो इस संख्या को ये जो है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 12, 24, 48, 60 और 96 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें देखते हैं 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से एक कमरे में 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर का कारपेट लगाने में रुपए में लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई एक कमरा है, उसमें एक कारपेट बिछानी है और उसका ये लंबाई और चौड़ाई ये है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ये है। तो कितना लागत आएगा, मतलब उस कारपेट को बिछाने में कितना लागत आएगा, कितना पैसा आएगा। तो क्या कह रहा है कि एक वर्ग मीटर में जो है 45 रुपये आता है। अगर हम 1 वर्ग मीटर का बिछाएंगे तो 45 रुपये आएगा। 1 वर्ग मीटर का कारपेट बिछाएंगे तो 45 रुपये आएगा। अगर टोटल इतने एरिया का हम बिछाएं तो कितना आएगा, ठीक है। अगर 1 वर्ग मीटर का इतना आ रहा है। अब हम यहाँ देखिए, सबसे पहले जो ये डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। डेसीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, क्या होगा, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। अब डेसीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख देंगे। अब 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर। हम देखिए बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाएंगे। अब 65 डेसीमीटर को अगर करेंगे तो 65/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर हो जाएगा ये वाला डेसीमीटर। और ये 30 वाला हो जाएगा, 30/10 कितना हो जाएगा,
3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, एरिया निकालना है ना। तो देखिए लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो लेंथ और ब्रेथ, एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर हम एरिया ही निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने, तभी इस एरिया का पर एरिया का 45 रुपये है ना। तो अगर हम पूरा टोटल एरिया निकाल देंगे तभी हमें पता चलेगा कितना रुपये, कितना लागत लगेगा। अगर देखिए यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। किसका एरिया हो जाएगा, कारपेट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, कारपेट का एरिया हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर के लिए, ये मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 45 रुपये लग रहा है, 45 रुपये लग रहा है। अच्छा, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर के लिए होगा 6.5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45। अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं, जय और विजय की आयु का अनुपात दिया गया है। मतलब कोई दो हैं, जय और विजय हैं, जिनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:2 है। देखिए जय हैं और विजय हैं। ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। ठीक है, आयु का योग कितना है, 63 है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो ये अनुपात है, इसका अगर हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे जो है इनकी जो आयु का अनुपात दिया गया था वो आयु पता चल जाएगी। तो 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 5 ज़ा 45। जय की आयु कितनी हो गई, 45 है, और विजय की आयु कितनी हो जाएगी, 18 है। अब कह रहे हैं 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अभी तो उनकी आयु ये है, लेकिन जो 9 वर्ष बाद उनकी आयु होगी तो इसका मतलब है कि इसमें 9 जोड़ देंगे भाई, 9 जोड़ देंगे ना, 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 14, एक यहाँ 4 1 5 और 17, एक यहाँ 9 1 2। ठीक, अब इसको 54 और 27 इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ना, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तभी तो अनुपात आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो किससे कैंसिल कर दें, यहाँ पे 9 से कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 2:1। चुप रहो यार, 2:1 क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा था, प्रश्न नंबर 13 पूछा है कपड़े के 4 से 1/2 मीटर कीमत, मतलब 4 से 1/2 मीटर की कीमत कितनी है, 60 सही 3/4 रुपये है। इतने मीटर की कीमत दी गई है, पूछे है प्रति मीटर कपड़ा की कीमत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, 4 से 1/2 को ऐसे लिख लेते हैं, 60 सही 3/4 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8 9/2, इसको इस तरह से हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे, 4 6 जा 24 और ये 243/4, इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आया। कैसे सॉल्व किया, 4 6 जा 24 मतलब 240, 240 में से 3 ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, इतने मीटर के कपड़े का कितना दाम दिया गया है, इतना रुपए दिया गया है। अच्छा, 1 मीटर का कपड़े का दाम कितना हो जाएगा, 243/4, और इसको क्या करेंगे, 1 मीटर को यहाँ अपॉन में जाएगा। जब कोई भी चीज़ अपॉन में जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उलट देते हैं, कैसे, 2/9 कर देते हैं। अब चलिए, अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक, अब क्या, अभी और कटेगा, हाँ अभी और कटेगा, 3 2 जा 6 7 8, 1 2 3 7 जा 21, मतलब कितना आया हमारा, 27
27/2, 27/2 आया। लेकिन अब ये कौन सा सी और डी नहीं होगा, सी और डी में क्या है 4 आ रहा है। तो क्या होगा ये देखिए, इसको कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1 यहाँ बटे 2, 13 सही 1/2। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए इजी भी था। वहाँ पे क्या होता है, इजी मॉडरेट टफ सारे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इजी मॉडरेट टफ सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ और मॉडरेट नहीं, हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन जो है तेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक में आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक बना कैसे है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो एग्जाम में ना स्लिप नहीं करेगा दिमाग से। ठीक है, चीज़ें स्लिप नहीं करेंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी कुर्सियाँ हैं कुर्सियों को हम लिख लेंगे। पहले कितनी कुर्सी लिखी गई है, 25, दूसरी बार 20। ठीक है, अब यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। देखिए अब क्या कह रहे हैं, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य मान लेते हैं X है, X मान लिया। 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है, 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य मान लेते हैं Y है। ठीक है, Y है। अब लेकिन देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत तो हम उन्हीं चीज़ों पे निकालेंगे ना, समान चीज़ों पे। ये नहीं कि हम 25 चीज़ें खरीदे और 20 चीज़ें बेचे तब हम निकालेंगे, नहीं। हम समान वस्तुओं की जो संख्या होगी उसी पर तो लाभ हानि होगी। अब देखिए कोई चीज़ हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं संख्या में, तो फिर लाभ हानि नहीं निकाल पाएंगे ना। जितनी वस्तु हमने खरीदी अगर उतनी ही वस्तु हम बेचेंगे तो ही हम उस पर लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुर्सियों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे वाले में, इस पूरे में, इसमें भी। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसमें भी मैंने कर दिया। अब ये 25 क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 20x, ये वाला क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 25y। अब यहाँ पे जो कुर्सियाँ हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ बराबर हो गई ना, ये देखिए बराबर को हो गई। अब इस पे हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। अब तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, 20x हो गया, और सेलिंग प्राइस 25y हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई तो हम ऐसे ही माने थे, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 है और सेलिंग प्राइस 25 है, और लाभ प्रतिशत का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 हो जाएगा 5, और बटे कॉस्ट प्राइस 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, मतलब 25% क्या आ रहा है, 25% हमारा क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे है। क्या करेंगे, कहेंगे कि आप इसको क्या कर लो, इसको सेलिंग प्राइस मान लो, इसको कॉस्ट प्राइस मान लो। ये जो क्रय मूल्य का वो वस्तु दिया गया है इसको सेलिंग प्राइस मान लो, और इसको क्या करो, ये कॉस्ट प्राइस मान लो। ठीक है, अब इसको कॉस्ट प्राइस अगर मान लिए फिर उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो फिर आ जाता है। तो वही कहते हैं यहाँ पे मतलब चीज़ें वो क्या करेंगे, स्टेप स्किप कर देंगे, लेकिन स्किप नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ऐसे किए हैं। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, इसको क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे जो कुर्सियाँ दी गई हैं, और जो विक्रय मूल्य वाली कुर्सियाँ दी गई हैं उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। देखिए 20 मान लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से कर करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, जिनका मैथ्स वीक है उनको जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उनको कैसे क्लियर होंगे, इसी तरीके से क्लियर होंगे जहाँ पे मैं क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पानी पीने गई और माइक लगाना भूल गई, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो उसका अंतिम लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, मतलब जो छोटा सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। कैसे? देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी अधिक मूल्य अंकित होगा, जैसे यहाँ पे 20% अंकित मूल्य अधिक है तो यहाँ पे रखा जाएगा। फिर जितना भी इसने छूट दिया है, 5% छूट दिया है तो 5% यहाँ पे रखा जाएगा, और अंकित और गुणे क्या हो जाएगा, छूट बटे 100। अब हम क्या करेंगे, सारी ही वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे। कैसे? देखिए, अधिक अंकित कितना कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो हम 20% यहाँ पे रख दिए हैं। और छूट कितना है, छूट 5% का है। देखिए, अब क्या करेंगे, 20 हो गया, 5 हो गया, अब जितना अधिक अंकित है वो यहाँ पे लिख देंगे, 20 गुणे 5 बटे 100। अब ये एक कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे 20, फिर -5 -1, 20 -6 आ जाएगा, फिर कितना आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब लाभ प्रतिशत क्या आ गया आपका, लाभ प्रतिशत 14 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के आंसर, मतलब कि इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करके कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हल करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा कॉस थीटा करके। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 1 + कॉस थीटा का और साइन थीटा का। तो हम एलसीएम में हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब क्या है, 1 + कॉस थीटा है ना, और नीचे भी 1 + कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 1 + कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कॉस स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो वही a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे उसको हम ओपन कर देंगे, तो इस तरह से आएगा। यहाँ नीचे जो चीज़ें हैं उसको वैसे सेम ऐसे हम यहाँ उतार लेंगे, साइन थीटा 1 + कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए हमको क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मानी जाती है, तो यहाँ हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे ऐसे उतार देते हैं। अब चलिए, +2 कॉस थीटा जो यहाँ लिखा है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं एज इट इज़, और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, तो हम चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब इसको अपॉन में साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा को इसी तरह से लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लिए तो बचा 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 + कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, जो नीचे कॉस थीटा है, 1 + कॉस थीटा नीचे है, 1 + कॉस थीटा ऊपर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 2 अपॉन साइन थीटा, मतलब 2/sin थीटा आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या अप्लाई करेंगे, अलजेब्रा क्वेश्चन, मतलब अलजेब्रा के फॉर्मूले अप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दो कोण 9:16 अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। मतलब जो अगला दो कोण है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज का एक कोण मान लीजिए कितना है, 55 है, तो 55 दिया गया है। अब जो दो कोण है ना, दो कोण है उसको भी हमको ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, उनका योग 180 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अदर दो कोण हैं, चलिए हम लिख लेते हैं ए और बी है। लेकिन अब इसमें जो ए और बी है वो कैसे पता चलेगा, अगर हम इस 55 को 180 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि ए और बी कितना है ना। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, 180
में से 55 घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ए और बी जो कोण है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा ये 125। अब ये ए और बी की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रेशियो दिया गया है 9:16 के अनुपात में है, तो ये हम यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं। चलिए 9:16 के अनुपात में है। ठीक, अब 9:16 को हम कैसे करेंगे, 9x मान लेते हैं, 16x मान लेते हैं, तो 9x + 16x क्या हो गया, 125 के बराबर हो गया। ठीक, कैसे, 9x + 16x = 125। ठीक, अब यहाँ से करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये देखिए, अब कुछ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे फिर से बता दूँ, ये जो 180 में से हमने क्या किया है, 180 में से अगर हम 55 निकाल देंगे तो अदर दो कोण ही तो आएगा। अगर देखिए, अगर ऊपर वाला हम निकाल दिए तो अदर दो कोण आएगा, अदर दो कोण का वैल्यू आएगा। तो अदर दो कोण का वैल्यू का जो रेशियो अनुपात दिया गया है 16:9 है, तो 16:9 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा और 125 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। अब यही जो 5 की वैल्यू, x की वैल्यू आई है, ये हम एंगल में रखते हैं 9x वाले में। तो 9x रखेंगे, कितना आ जाएगा, 45 आएगा, और 16 और इंटू 5 करेंगे तो 16 × 5 80 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 45 यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ 45 पहले ही लगा दे रहे हैं, हमें 16 × 5 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये एक इजी मेथड हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए अब मेरी नज़र माइक पे गई और याद आ गया, अब मैं माइक से पढ़ाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 4 बढ़ई 4 दिन के लिए, मतलब 8 बढ़ई 4 दिन के लिए कार्य करते हैं तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे। ठीक है, तो बढ़ई की संख्या क्या है, 6 है, फिर बाद में कितनी है, 8 है, और पहले 6 बढ़ई कितने दिन में काम करते हैं, 16, और कितनी खिड़कियां बनाते हैं, 96 खिड़कियां बनाते हैं। अब ये 96 खिड़कियां क्या है, 96 खिड़कियां काम है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जो M1D1/W1 बराबर होता है M2D2/W2। ये क्या है, ये देखिए M क्या है, मैन है, जितने भी आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले वाले में जितने आदमी काम कर रहे हैं। डी क्या है, डी जो है दिन है, जितने पहले वाले आदमी जो है जितने दिन में काम कर रहे हैं। 96 की जगह यहाँ पे W हो जाएगा, मतलब W की जगह यहाँ 96 हो जाएगा, क्योंकि W क्या है, वर्क है, कितना वर्क कर रहा है, 96 कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा वर्क पूछा है, मतलब खिड़कियाँ पूछा है दूसरी। ठीक है, तो अब सब में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 आदमी हो गए, कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। 96 यहाँ पे क्या है, खिड़कियाँ हैं, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर 8 बढ़ई के मैन 2 हो जाएंगे, और ये 4 दिन हो जाएगा, और W2 हमें पता करना है। ठीक, चलिए अब इसको, ये तो कट जाएगा, ये तो पूरा ही पूरा कट दिया, तो W2 क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा 32, मतलब 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। कौन, 8 बढ़ई 4 दिन में मिल करके 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका फॉर्मूला, और इसी में अगर घंटे जोड़ेंगे तो यहाँ पे घंटे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ घंटे लिखा नहीं है इसलिए हम नहीं जोड़ा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है 8% प्रति वर्ष वार्षिक देय पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर्ज्ञान कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर्ज्ञान करना है। ठीक है, तो अब इसका जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर, और जो भी मूलधन दिया हो 5,000 प्रिंसिपल, और रेट कितना दिया है 8% बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है इस फॉर्मूले को लगाने की, कि वर्ष आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, वर्ष आपका 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या इसका डिफरेंस आता है अगर हम वैल्यू जो है पूरी यहाँ पे रखते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, इसको क्या है, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। चलिए 5,000 हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह, और रेट क्या हो जाएगा 8/100 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम,
ओपन कर देंगे। चलिए ओपन कर दिया हमने, 8 गुणे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, चल अब कैंसिल करते हैं हम इसको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। अब यहाँ से 2 से और 4, ठीक, कितना आया, 4 8 32। तो डिफरेंस कितना आया, 32 आया। मतलब डिफरेंस किसके बीच में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में डिफरेंस कितना है, 32 आया। और 32 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और लेकिन शर्त क्या है, शर्त सिर्फ यही है कि 2 साल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच गए हैं। क्या कह रहा है, 160 रुपये में अगर 90 चॉकलेट बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि हो रही है। मतलब वो 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। 20% का लाभ के लिए उसे 96 रुपये में, मतलब 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक चॉकलेट का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचने वाला प्राइस है, वो ज्ञात कर लेना है। कैसे, देखिए 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेच रहा है, तो मतलब कि एक चॉकलेट का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 160 बटे 90, ये हो जाएगा एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतने में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अब यहाँ पे हम जान जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो मतलब देखिए अगर ये सेलिंग प्राइस 1 में बेचता या फिर सेलिंग प्राइस 2 में बेचता, इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर 20% की हानि होती है कब, जब ये 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचता है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। कॉस्ट प्राइस दिया नहीं गया है, तो कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा। लेकिन इसने क्या किया है कि 20% हानि पे बेचा है, मतलब यहाँ पे 80 रुपये में बेचा है, तो उससे कितना हुआ है, उसे हानि हुआ है। ठीक है, अब लेकिन क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त कैसे होगा। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर कितने रुपए में बेचे, मतलब 96 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो 2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 का 120 हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 और 2 6 12। अब यहाँ पे 4 और 6, 5:4:6 के अनुपात में आ गया। देखिए ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, ये एक चॉकलेट का जो बेचा गया दाम था पहले वो है। ठीक है, एक चॉकलेट का बेचा गया दाम, तो एक चॉकलेट का बेचा गया दाम जो है कितना दिया गया है, इतना। इसका मतलब ये जो 4 यूनिट आई है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 160 बटे 90। ठीक है, 160 बटे 90 जो है रुपए। ठीक, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 160 बटे 90 गुणे 4। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये 4 जा 60, मतलब हो जाएगा 4 बटे 9 रुपये। ठीक, क्या एक यूनिट बराबर हो जाएगा 4 बटे 9 रुपये। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें 20% लाभ पर बेचना है ना, 20% लाभ पर बेचना है। तो ये वाले सेलिंग प्राइस, इस 6 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा। अब इस 6 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो रुपए में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक यूनिट का 4 बटे 9 हो गया, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा। देखिए एक यूनिट का 4 बटे 9 था, 4 बटे 9 रुपये था, तो 6 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का हो जाएगा 4 बटे 9 गुणे 6 रुपये। ये सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा ना, ये सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 4 2 जा 8 बटे 3, 8 बटे 3 जो है रुपये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 2। ये सेलिंग प्राइस 2 आ गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस 2 है ना, ये दूसरा जो सेलिंग प्राइस है जिस पे हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो हम हमेशा लाभ प्रतिशत ना एक मूल्य पे निकालते हैं ना। लाभ जो प्रतिशत हानि होती है वो हमें एक चीज़ों पे आती है। ठीक, तो ये जो है एक चॉकलेट का दाम होगा, एक चॉकलेट, मतलब इन्होंने जब दोबारा बेचना शुरू किया तो 8 बटे 3 रुपये में
एक चॉकलेट बेचा, ठीक है, एक चॉकलेट बेचा, 8/3 रुपये में एक चॉकलेट बेचा। अच्छा, तो 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेगा? 1 रुपये में बेचेगा 3/8 चॉकलेट, ठीक है, 3/8 चॉकलेट बेचेगा। अब कह रहा है कि 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा, तो 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा? 96 रुपये में बेचेगा 3/8 गुणे 96। इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे 36 चॉकलेट आ जाएगी, ठीक है, 36 चॉकलेट आ गए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान बहुत है, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं गया है, इसलिए हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस को मान लिया है 100, और अगर 20% की हानि हो रही है, मतलब पहले वाले केस में 20% की हानि हो रही है तो 80% यहाँ लिख दिया है, और दूसरे वाले केस में हमें क्या करना है कि 20% का लाभ करना है, तो हमने 120 कर दिया, ठीक है, दूसरे वाले केस में। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया भाई, अनुपात बना लेते हैं, जितना ही सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही कैलकुलेशन हमारी बाद में ईजी हो जाती है। तो 5:4:6 आ गया। अब यहाँ से जो 160 रुपये था उसमें जो 90 चॉकलेट था उसका हम एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सेलिंग प्राइस हमने एक चॉकलेट का पता किया, वही सेलिंग प्राइस तो 4 है, यही सेलिंग प्राइस तो 4 है। ये जो पहले वाले केस में जो सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये जो 4 यूनिट बराबर है वो 160/9 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 4/9 हो गया। अगर 1 यूनिट बराबर 4/9 है, अब हम 1 यूनिट बराबर 4/9 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 4/9 गुणे 6, तो 8/3। 8/3 क्या हो जाएगा? 8/3 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने यूनिट में रुपये में बदला है, यूनिट को रुपये में बदल दिया। जब यूनिट को रुपये में बदल दिया तो अब इतने रुपये को क्या है, इतने रुपए का हमें कैसे पता चला कि ये कितने रुपए का चॉकलेट, मतलब इस 8/3 रुपये में कितने चॉकलेट आ रही हैं? क्यों हम बोल रहे हैं 1 रुपये एक चॉकलेट आ रही है? क्योंकि जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आता है वो पर वस्तु पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, 8/3 में हम एक चॉकलेट पा रहे हैं, तो फिर 1 रुपये में 3/8 भाई जाएगा, पलट जाता है। उसके बाद 96 रुपये में पूछ रहा है कितनी चॉकलेट बेचेगी, तो 96 में बेचेगा 3/8 गुणे 96, तो कट के आ जाएगा 36 चॉकलेट। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको जीएस की भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। जीएस की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करा रही हूँ कि स्टैटिक पोर्शन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको भी कवर करा रही हूँ, और प्लस जितना भी करंट अफेयर है उससे अपडेट करके करा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका वो वाला समय भी बच जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आपको एनटीपीसी CBT 1, अभी तो आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, के लिए क्वालिफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।